जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं और अध्याय 4 में क्या पढ़ने वाले हैं, गुणज तथा गुणनखंड पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का अध्याय है वो पूरे अध्याय को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 है अध्याय 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये पूछा गया है कि गुणज और गुणनखंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको ये बताना है कि गुणज और गुणनखंड क्या होता है। तो चलते हैं, हम अपने कॉपी पर इसको बहुत ही विस्तार में समझते हैं। बुक को रखते हैं साइड में। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर जो है कि गुणज और गुणनखंड में अंतर स्पष्ट कीजिए, जैसा कि क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि गुणज वह सभी संख्या जिसमें दी गई संख्या में भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, वह गुणज कहलाता है। मतलब क्या कि अगर यहाँ पर इस संख्या को मैंने लिखा है तो इस संख्या से अगर इसमें किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं, किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो वो क्या होगा, वो पूरा पूरा कट जाएगा। हमारा आंसर जो है वो दशमलव भी नहीं आएगा, है ना, पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल भी नहीं बचेगा, है ना। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, जैसे में 4 है, यानी कि पहाड़ा वाला जितना भी होगा, है ना, यानी कि 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, ये भी हो सकता था। 2 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, ये भी हो सकता था। हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है इसको कि 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। जैसे कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। अब 8 को हम अगर 4 से क्या करेंगे, अगर भाग देंगे ना तो पूरा पूरा कट जाता है। यहाँ पर 4 दूना 8 होता है ना, तो ये आपका 2 आंसर होगा। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, अब 20 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 का पहाड़ा में क्या मरतबे में 20 आता है, 5 चौके 20, तो 5 मरतबे में पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, वह सभी संख्या जिसमें दी गई संख्या में भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वह गुणज कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गुणज है, सारा का सारा गुणज है ना। अब आपको बताते हैं गुणनखंड क्या होता है। किसी संख्या के ऐसे खंड या टुकड़ा जिनका गुणनफल उस संख्या के बराबर हो, वह उस संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, है ना, जैसे में यहाँ पर 10 मैंने लिखा है, तो अगर 10 को अगर हम तोड़े यहाँ पर, यानी कि टुकड़ा करें, है ना, तो ये क्या होगा, 10 को अगर तोड़ेंगे तो 5 दूना 10 होगा, है ना। और फिर जब हम इसको गुना करेंगे तो इस संख्या के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो फिर मैंने इस तरीके से यहाँ पर दूसरी संख्या लिया है ना, 20 को मैंने लिया है। यहाँ पर 20 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 और 2 और यहाँ पे 5 टूटेगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर तोड़ के हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अगर हम 20 को तोड़ेंगे तो इस तरीके से तोड़ेंगे। यहाँ पर पहले लगाएंगे 2 से, ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 दूना 10 होगा इस तरीके से। फिर 2 से करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या आएगा हमारा, ये 5 आएगा। तो यही हो गया इसका टुकड़ा, समझे ना। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 2 गुने यहाँ पे 5। तो जब हम इसको गुना करेंगे आपस में तो ये 20 ही देगा, है ना, क्योंकि देखते हैं यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 5 6 20। तो यही चीज होता है गुणनखंड। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर इसको लिखा है, किसी संख्या के ऐसे खंड या टुकड़े जिनका गुणनफल उस संख्या के बराबर हो, वह उस संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले अगर गणित के कुछ बेसिक चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो गणित बनाना बिल्कुल ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसी वीडियो हम कुछ बेसिक चीज़ों को आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत ही खास है गणित के हवाले से। तो हम जानेंगे यहाँ पर कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर मैंने उदाहरण को लिखा है, यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 19 एक के बाद जो मतलब कि बहुत सारी संख्या हो सकती है। यहाँ पर अगर हम इसका 2 का अगर खंड करते हैं, टुकड़ा करते हैं, तो हमें 2 के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। 2 से अधिक उसका टुकड़ा नहीं मिलेगा, गुणनखंड नहीं मिलेगा। जैसे कि हम कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर अगर 3 को अगर हम टुकड़ा करते हैं ना, तो ये क्या होगा, पहाड़ा 3 के पहाड़ा में ही 3 आएगा, तो हम 3 से ही लगाएंगे, है ना। तो 3 एकाई 3 होगा, तो इसका टुकड़ा क्या हुआ, 3 और 1 हो गया, है ना। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम 7 को करते हैं यहाँ पर, तो 7 का टुकड़ा क्या होगा, 7 के पहाड़ा में ही 7 आएगा, तो हम 7 लगाएंगे, तो 7 एकाई 7, यानी कि इसका क्या हो गया, 2 ही आएगा, है ना, 7 एकाई 7। तो इसका गुणनखंड जो होगा ना,
गुणनखंड हमारा केवल 2 ही होगा, है ना। यहाँ पे जितने भी संख्या मैंने लिखी है ये सारा का सारा गुणनखंड क्या होने वाला है, 2 ही होने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो अभाज्य न हो या 2 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इस तरीके से समझेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो संख्याएं लिखी है हमने, ये 2 से पूरा पूरा कटने वाला है। 2 से पूरा पूरा कटने वाला जो संख्या होगा वो क्या होगा, वो हमारा भाज्य संख्या होगा। जैसे कि हम अगर काटते हैं इसको, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरीके से जब हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम 4 को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 है आपका, ठीक है ना। तो अगर हम 4 को लेते हैं, अगर इसको 2 से अगर हम काटते हैं तो ये 2 से अगर हम काटेंगे तो ये क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। यानी कि 2 से पूरा पूरा कट चुका है, नहीं दशमलव में आया है, नहीं शेषफल बचा है हमारा, ठीक है ना, भाग देने पर। अगर हम बात करें 14 की, है ना, यहाँ पर अगर 14 है ना, तो 14 को अगर हम 2 से अगर काटते हैं, है ना, यानी भाग देते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 7 दूना 14 आएगा, यानी कि 7 आएगा, है ना। तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये सारा जो हम संख्या लिखे हैं यहाँ पर, ये पूरा पूरा कटने वाला संख्या होगा। तो भाज्य संख्या क्या होगा, वह संख्या जो अभाज्य न हो या 2 से पूरा पूरा कट जाए, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा भाज्य संख्या होता है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 51 से 100 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, 51 से लेकर के 100 के अंदर में आपको बताना है कि कितनी जो है वो अभाज्य संख्याएं होती है। बस आपको लिख देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने कॉपी पर इसको बना लेते हैं। जो 51 से 100 तक की जो संख्याएं होती है वो अभाज्य संख्याएं, वो 53 होती है। इस तरीके से मैंने यहाँ तक जो है कि लिख दिया है। यहाँ पर 97 आखिर अंक होता है हमारा, जो क्या होता है, जो अभाज्य होता है। तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लें। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप आंसर लिख दें, यही आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलते हैं हम इसको बहुत ही विस्तार में अपनी कॉपी के ऊपर समझते हैं। बुक को रखते हैं साइड में। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसको 424 को क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करके आपको रख देना है, आपको लिख देना है। तो चलते हम इसको रफ में कैसे करते हैं हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर तो इस तरीके से हम रफ में करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 424, ठीक है ना। तो 424 इसी तरीके से लिखेंगे हम। अब यहाँ पर भाग देंगे, ठीक है ना। तो हम 2 से देंगे, यहाँ पर 2 से, 2 दूना क्या होता है, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 दूना 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर 2 से लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आखिरी अंक 2 है तो हमें 2 से लगाना होगा। अब यहाँ पर 21 है हमारा, तो 21 है तो हम यहाँ पे 21 में 20 है तो हम यहाँ पर 10 मरतबे में लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और आखिर में ये क्या हो जाएगा, 12, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर 2 से लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब हम 2 से लगाएंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 मरतबे में लगेगा, 5 दूना 10, और यहाँ पे 3 मरतबे लगेगा। अब यहाँ पे नहीं लगेगा, ये क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 53 है, 53 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो ये 53 जो है वो 53 के पहाड़ा में आएगा, ठीक है ना, 53 इकाई 53। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर 2 गुने यहाँ पर 2 गुने 53, ठीक है ना। इस तरीके से यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो पर बने रहे हैं। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 500, यहाँ पर क्या है 525 है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 525 है ये। तो अब यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं हम, यहाँ पर लगाएंगे 3 से सबसे पहले, ठीक है ना। 3 से लगाएंगे तो ये क्या, 3 इकाई 3, यहाँ पर 2 चला गया ये, है ना। इसको दे दिया तो ये 22 हो गया। तो ये 22 हो गया, तो यहाँ पर 3 में 22 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 7 तिया 21 आता है ना, 7 मरते में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको दे दिया पैंचा ये 1, है ना, क्योंकि ये 22 है तो यहाँ पे 21 बच गया 1, है ना। तो यहाँ पर इसको हासिल किया तो ये हो गया 15। तो 15 है ना, मतलब कि 3 के पहाड़ा में 15 तो आता है ना, 5 के 15। तो इस तरीके से हम कर देंगे।
अब यहाँ पर देखिए क्या हम लगाने वाले हैं, हम लगाएंगे अब 5 से, ठीक है ना, क्योंकि अब 3 से नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लगाएंगे तो यहाँ 5 तिहाई क्या होता है, 5 तिहाई 15, 3 से लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये तो 17 है ना, तो यहाँ पे 17 में 15 था तभी हम 3 मरते पहाड़ा पढ़े है ना, 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे 2 बच गया तो 2 इसको हासिल दिया तो ये हो गया 25। अब 25 में क्या होता है, 5 क्या बड़े में आएगा है ना, 5 5 25 होता है, ठीक है ना। तो 25 यहाँ पे इस तरीके से 5 5 25 हो जाएगा। अब फिर लगाएंगे 5 से, ठीक है ना, तो 7 5 35। तो हमारा गुणनखंड जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा 3 गुने 5 गुने 5 गुने ये हमारा 7 इस तरीके से हो गया। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1728 है, ठीक है ना। यहाँ पर 1728 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1728 है, इस तरीके से हम लगा देते हैं। यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर कितना से लगा सकते हैं हम, 2 से सबसे पहले लगाएंगे है ना, यानी कि 2 से लगाएंगे तो 7 है यहाँ पर, तो 7 में 6 है, तो यानी कि हम क्या पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 3 मरते में 3 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये हो गया 12, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूना 8, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब 2 से फिर लगेगा, तो 2 1 2, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। इस तरीके से फिर करेंगे, यहाँ पर 2 मरतबे लग जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर क्या है 2 है, तो अब यहाँ पर करेंगे 2 मरतबे लगाएंगे तो 9 दूना 18, 9 1 9, इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पर कितना मिनट लगेगा, 91 है यहाँ पर, तो ये जो 4 से भी नहीं लगेगा, ये जो लगने वाला है ना ये अब लगेगा 13 से लगेगा है ना, 13 से डायरेक्टली लगेगा, 13 7 91। तो आपका जो इसका गुणनखंड हो गया वो क्या हो गया 2 गुने यहाँ पर 2 गुने यहाँ पर 13 गुने यहाँ पर 7 हो गया, इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर 300 कितना है 378 है, तो देखिए 378 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 378 है अब ये, ठीक है ना, लगाइए अब पहाड़ा पढ़िए यहाँ पर, ठीक है ना। तब 378 में अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि हम सबसे पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो 2 से लगाएंगे तो 2 1 2 हो गया है ना, यहाँ पर हो गया 17, अब ये है ना क्योंकि ये 3 है तो ये एक हासिल दिया इसको, तो ये 17 हो गया, तो 17 में 16 होता है तो यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर 9 दूना 18 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर लगा देते हैं। अब ये यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आखिरी अंक 9 है ना, तो 9 है ना, तो ये 2 से नहीं लगेगा, ये कैसे लग जाएगा, ये 3 से लग जाएगा है ना, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 आता है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 से अगर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या बेर में लगेगा, यहाँ पर 3 के पहाड़ा में कितना बेर में 18 आता है, तो 6 का 18 यानी कि 6 बेर में आएगा है ना। यहाँ पर 3 तिहाई 9 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लगा देंगे 3 तिहाई 9। अब देखिए कितना बेर में लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये जो लगने वाला है ये आप 3 से भी लगा सकते हैं है ना, यहाँ पर 3 से लगा सकते हैं है ना, 3 दूना 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 3 है ना। तो इस तरीके से भी आप लगा 3 से लग जाएगा, आप 3 से लगाइए, 3 7 21 लगता है, नहीं लगता है तो ये लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा अब नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप 7 से लगाइएगा तो 7 21 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लगने वाला है वो क्या लगेगा, यहाँ पर इस तरीके से 2 गुने 3 गुने यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 7, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया है इस तरीके से, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 939 है हमारा, ठीक है ना। तो 939 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 से लगाएंगे, यहाँ पर 3 तिहाई 9, ठीक है ना, 3 1 3 और 3 तिहाई 9। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो लगने वाला है ये, अब ये क्या होगा ना कि अब ये किसी के पहाड़ में क्या हो रहा है, ये नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये क्या होगा, ये जो है कि 313 मरतबे में ही लगाना होगा। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 313, ठीक है ना, 313 मरतबे में लगाएंगे तो 1 मरतबे में लगेगा, तो इसका गुणनखंड यही हो जाएगा है ना, यानी कि 3 गुने 313 और गुने में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो है वो 139 है, ठीक है ना। तो देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का, कि 100 कितना है, यहाँ पर 39 है। तो देखिए इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 139 जो है ना, 139 ये किसी के पहाड़ में नहीं आता है सिवाय 139 के, ठीक है ना। तो 139 इकाई 139 हम पढ़ देंगे पहाड़ा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 139 गुने 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 4, 12 और 18 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो चलते हम इसको कॉपी पे आपको बताते हैं कि महत्तम समवर्तक क्या होता है, ठीक है ना। तो बुक को रखते हैं साइड में। यहाँ पर देखिए हम महत्तम समवर्तक जो निकालने वाले हैं वो गुणनखंड विधि से निकालने वाले हैं। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर, देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा है गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 12 का और उसके बाद 18 का करते हैं। तो चलते हम कर लेते हैं यहाँ पर इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि क्या होता है, अब इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ें कि गुणनखंड क्या होता है, ठीक है ना। गुणनखंड के बारे में आपको पूरे पता होगा। तो यहाँ पर अगर 4 का हम अगर गुणनखंड करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, हम 2 से लगाएंगे, है ना। तो 2 दूना यहाँ पे 4 होता है तो 2 होगा, यहाँ पे फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे कि 4 का गुणनखंड क्या हो गया, यहाँ पर 4 का गुणनखंड 2 गुने 1 हो गया, इस तरीके से। अब 12 का कर लेते हैं हम गुणनखंड, ठीक है ना। तो हम 12 का करेंगे इस तरीके से, 2 से लगाएंगे 6 मरतबे में लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर लगाएंगे 2 से तो यहाँ पर 3 मरतबे में लगेगा, फिर लगाएंगे 3 से तो यहाँ पर 3 एका 3, ठीक है ना। तो ये 12 का क्या है गुणनखंड, क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुने 2 गुने यहाँ पर 3, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 18 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 18 का गुणनखंड हम इस तरीके से करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 18 इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, और फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 9 दूना 18 होता है ना। ये अब जो क्या है ना कि ये 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में तो 9 नहीं आएगा, है ना। तो ये 3 के पहाड़ा में आएगा, तो हम 3 से लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पर। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा इस तरीके से, है ना। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एका 3 हो जाएगा। तो 18 का जो होगा गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 3। हम 1 लिखते भी हैं या नहीं लिखते भी हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 1 लिख देते हैं, ठीक है ना यहाँ पर। तो हमें आपसे पूछा है कि महत्तम समवर्तक क्या होगा, है ना। 4 और 12 और 8 का HCF को ही हम क्या कहते हैं, महत्तम समवर्तक, है ना। मतलब हम कैसे निकालते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर कि जो जोड़ा लग जाता है ना हमारा, जैसे जो तीनों में जो कॉमन होगा, है ना, जो कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा HCF होता है। तो देखेंगे हमारा कॉमन क्या है, हमारा कॉमन ये 2 हुआ है, ठीक है ना। इस तीनों में क्या है, कॉमन 2 है, हमारा 2 है और हमारा 1 कॉमन है, देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा, इसमें जो तीनों में जो कॉमन है वो होगा, है ना। तो यहाँ पर हम 2 गुने अगर 1 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 2 ही आएगा, है ना। तो इसका जो है कि 4, 12 और 18 का जो HCF होगा यानी महत्तम समवर्तक जो होगा वो 2 होगा, है ना। क्योंकि 2 जो है कि ये तीनों में जो है ना जो कॉमन है, मतलब 2 इसमें भी आया, 2 इसमें भी आया, 2 इसमें भी आया, तो वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है ना, इसको भी बनाना है उसी तरीके से। तो चलते हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बोला गया है, यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देखेंगे कि 3, 9 और 36 का महत्तम समवर्तक निकालिए, वही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो चलते हम इसको बना लेते हैं उसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पर अब फिर से करेंगे हम, अगर 3 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 का गुणनखंड क्या होगा हमारा, तो 3 का गुणनखंड हम करेंगे तो इस तरीके से 3 एका 3 होगा, है ना। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया हमारा, ये हो गया 3 गुने 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 9 का हम कर लेते हैं, है ना।
तो 9 का करेंगे तो 3 से ही लगेगा, क्योंकि 2 मरतबे तो लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि आखिरी अंक क्या है हमारा, मतलब कि 9 है। तो मतलब कि ये 3 से ही लगेगा। तो 3 के पहाड़ा में क्या मरतबे 9 आता है, 3 तिहाई 9। तो इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर। अब फिर 3 से लगाएंगे तो 3 का 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुने 1, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। अब हम 36 का कर लेते हैं। तो 36 का करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर देखिए 36, तो 36 का करेंगे तो ये 2 बेर में लग जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आखिरी अंक जो है इसका एकांक अंक जो क्या है वो क्या है, ये भाज्य संख्या है, तो हम 2 से लगा सकते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 दूना कितना होता है, 36 होता है, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे 2 से लगाएंगे फिर, है ना। तो यहाँ पर फिर 9 से लगेगा, क्योंकि 9 दूना 18 होता है ना। तो अब यहाँ पर लगेगा कितना, अब 3 से लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। 3 तिहाई 9 हो जाएगा इस तरीके से। फिर करेंगे हम तो 3 तिहाई 3 एकाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का पहाड़ा 1 मरते पड़ेंगे तो 3 तिहाई 3 एकाई 3 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने यहाँ पर 3 गुने, ये क्या हुआ 3 गुने 1 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें कॉमन जो है ना वो कॉमन 3 है, 3 कॉमन हो गया है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए 3 कॉमन कैसे हो गया है, सो हम आपको बता दें। देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और 3 आया है ना, और 1 कॉमन आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे इस तरीके से, है ना। इस तरीके से घेरा लगाते हुए हम आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा HCF हो गया, है ना। और 1 का भी जोड़ा लग रहा है यहाँ पर, देखेंगे हम इस तरीके से लगाएंगे 1 का जोड़ा, ठीक है ना। तो 1 का भी जोड़ा लग गया हमारा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर करेंगे 3 गुने, अगर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकाई 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 3 एकाई 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 एकाई 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, यानी कि हम यहाँ पर 3, 9 और 36 का HCF जो हो जाएगा, यानी महत्तम समावर्तक, वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर ले। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि भाग विधि द्वारा 6, 7 और 8 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या हो गया, LCM आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम इसको भाग विधि से भी ज्ञात कर लेते हैं। तो भाग विधि क्या होता है, भाग विधि में हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसा कि मैंने लिख दिया यहाँ पर भाग विधि है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे हम, है ना, 6, 7 और 8, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे इस तरीके से भाग करेंगे, यही होता है भाग विधि, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब 2 में तो मतलब कि 2 के पहाड़ा कितना मरतबे में आएगा, तो 3 आ जाएगा, है ना। तो 2 तिहाई जहाँ पे 6 होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 7 तो नहीं आएगा, है ना। तो हम 7 को 2 के पहाड़ में 7 नहीं आएगा, तो 7 हम वैसी का वैसी लिख देंगे यहाँ पर। 2 का पहाड़ा में 8 क्या मरतबे में आता है, 4 मरतबे में आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से 4 हम लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम इस तरीके से लाइन पार देंगे। अब यहाँ पर करेंगे हम कि अब 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। जो 2 से कटने वाला होगा, है ना, भाग लगने वाला, उसको लगा देंगे पहले, ठीक है ना। तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, तो 3 को वैसी का वैसी लिखना है ना। 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आएगा, तो उसको भी वैसी का वैसी लिखना है। 2 के पहाड़ा में 4 2 मरतबे में आएगा, तो 2 हम इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। हम फिर लगाएंगे 2 से, है ना, क्योंकि 2 एक मतलब लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर मतलब कि 3 को 3 ही उतार देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि 2 के पहाड़ में 3 आता नहीं है। अब यहाँ पर 7 को हम 7 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 के पहाड़ में 7 भी नहीं आता है। अब 2 एकाएं 2 लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये अब 1 मरतबे में लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 3 एकाएं 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर 7, 3 के पहाड़ में 7 नहीं आएगा, तो 7 को हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर। 1 इकाई क्या होता है, 3 एक ही लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अब 7 से लगा दीजिए, ठीक है ना। 1 उतरेगा यहाँ पर, 7 का यहाँ पे 7 उतर जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर 1 है तो 1 उतर जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका भाग कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने है यहाँ पर 7, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए इसी चीज को हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुने
2 गुने है ना 3 गुने 7 गुने, बस एक है तो एक को हम कुछ भी लिख देंगे तो चलेगा, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। चलिए तो अब देखेंगे हम सबको हम गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम गुना करेंगे इसको, ठीक है ना। इस तरीके से गुना करते हैं यहाँ पर कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 को 7 से करना है गुना, है ना। यानी कि इस तरीके से करेंगे, 24 को अगर हम 7 से करते हैं गुना तो देखिए क्या आता है हमारा, ठीक है। 7 चौके 28, 28 के 8 है ना, हाथ में बचा 2, 7 दूना 14, 2 16, तो इस तरीके से हम लिख देंगे 16, है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये हो जाएगा, है ना। अब इसको हम 1 से गुना करेंगे बाय द वे, तो वही आएगा, है ना। तो हम इतना ही आंसर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि 100 यहाँ पर जो है 68 जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देंगे इसको, ठीक है ना, कि 6, 7 और 8 का एलसीएम जो है यानी लघुत्तम समावर्तक जो है वो क्या है, 168 है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप अपने कॉपी में इसको क्या करें, नोट कर ले। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 7 नंबर में क्या बोला है देखेंगे यहाँ पर कि 5, 6 और 9 के अभाज्य गुणनखंड निकाल कर लघुत्तम समावर्तक निकालिए। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, जैसा कि हम 4 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, है ना। तो वैसे ही है ये क्वेश्चन। तो चलते हैं हम बना लेते हैं इसको कॉपी के ऊपर 7 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बनाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम गुणनखंड करते हैं, है ना, गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना है ना। अभाज्य गुणनखंड करना है इसको। 5 का अभाज्य गुणन 5, 5 5 के पहाड़ा में आएगा, तो 5 इकाई 5 हम लिख देंगे यहाँ पर। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, यहाँ पर 5 इकाई 5 हो गया। अब लिखते हैं यहाँ पर 6 का गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 6 का गुणनखंड इस तरीके से करेंगे यहाँ पर। तब 6 का गुणनखंड के अंदर यहाँ पर 2 से लग जाएगा, है ना, 2 तिहाई 6 होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लगाएंगे तो ये 3 इकाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 2 गुने 3 हो गया हमारा इसका गुणनखंड, ठीक है ना। लिखेंगे 2 गुने यहाँ पर 3 हो जाएगा इस तरीके से। 1 लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर करेंगे 9 का, है ना। तो 9 का हम इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ पर। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 ये 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, है ना। तो इकाई के पहाड़ा में आएगा, ये 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, 3 तिहाई के 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 3 तिहाई के अगर हम 9 करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, है ना। 3 तिहाई 9। अब इसका कर लेते हैं, फिर 3 इकाई 3 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इसका गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुने यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है ना। अब गुने में 1 हम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको एलसीएम अगर आपको ज्ञात करना है इसका, तो एलसीएम ज्ञात करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं इसका, है ना। तो सबसे पहले हम जोड़ा लगा लेते हैं कि जिसका जिसका जोड़ा लग जाएगा पहले उसको लिख दे देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये 3 का जोड़ा लग गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 का जोड़ा लग रहा है, तो पहले हम 1 का जोड़ा लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से जोड़ा लगा लिए। अब यहाँ पर देखिए जो जोड़ा लगा है पहले उसको लिख देंगे यहाँ पर। 3 गुने यहाँ पर 1 है, तो हम बराबर में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, है ना, क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो गया। अब इसको तो हम लिखेंगे ही, ठीक है ना। और साथ में क्या करेंगे कि जो बच गया है उसको भी हम लिख देते हैं। तो हमने जो बच गया था उसको मैंने लिख दिया, ठीक है ना। यानी कि 5 बचा था 5 लिखे, 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा 2 लिखे, 3 बचा 3 लिखे, जो बचा हुआ संख्या था वो लिखे, ठीक है ना। उसके बाद जो हम जोड़ा लगाए थे और जो हमारा आंसर आया था ये वाला 3, उसको भी हम साथ में लिख देंगे, है ना। अब इन तीनों को चारों को गुना करेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा हमारा, ठीक है ना। तो हम गुना कर लेते हैं यहाँ पर। 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई 90 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से 90 क्या करेंगे, हम लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 90 यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो 90 हमारा यानी कि 5, 6 और 9 का जो है एलसीएम हो जाएगा, यानी लघुत्तम समावर्तक जो हो जाएगा वो हमारा 90 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। आप अपने कॉपी में इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। 11, 22 और 121 का लघुत्तम समावर्तक निकालिए।
तो चलते हैं हम इसको कॉपी पार्ट बनाते हैं, एकदम बहुत ही विस्तार तरीके से यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया है, इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पर कि अब इसको भी क्या करना है, इसको भी भाग विधि से क्या करते हैं हम बना लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अगर हम लेंगे है ना, अगर भाग विधि से बनाते हैं, ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ये 11 है, 22 है, ठीक है ना, उसके बाद 121 है, ठीक है। तब इसका इस तरीके से लाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 11, ये 11 से भी कट रहा है ना, ये 2 से नहीं लगेगा, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे ना कि डायरेक्ट 11 से लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 11 इकाई 11 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर 11 को अगर हम यहाँ पर करते हैं 11 से गुना, मतलब अगर करते हैं यहाँ पर देखिए 11 का पहाड़ा अगर आप 11 मरते पढ़ते हैं, है ना, 11 को अगर 11 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 121 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 11 मरते में क्या हो जाएगा, ये भाग लग जाएगा। कैसे भाग लग जाएगा तो हम आपको बताते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर अगर हम 121 है, ठीक है ना, 121 है, अगर हम 11 मरते में इसको हम भाग लगाते हैं, 11 से भाग लगाते हैं तो ये क्या है, 11 का 1 मरते में लगेगा, यहाँ पर 11 का 11, ठीक है ना। अब 12 है तो 1 बचेगा यहाँ पर, अब 1 बचा हुआ है यहाँ पर 1, तो 11 का 11 मरते में नहीं लग गया यहाँ पर, तो ये कट जाएगा पूरा, समझे ना बात को। तो ये कट जाएगा, तो 11 मरते में भी लग जाएगा 21, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इतने पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना इसको। तो अब क्या करेंगे, जो आया है हमारा उसको हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं आपस में, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर 11 गुने 2 गुने यहाँ पर कर लेते हैं 11, ठीक है ना। तो अब ये तीनों को हम जब गुना करेंगे तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको गुना भी कर लेते हैं रफ में इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर 11 को अगर हम 11 से गुना किए हैं तो कितना आया है हमारा, अभी आपको बता देते हैं। यहाँ पर 11 को जब हम 11 से हम यहाँ पे गुना करेंगे, है ना, तो इस तरीके से हम गुना करेंगे, ठीक है ना। देखिए 11 है, 11 को अगर हम 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, सो 1 इकाई 1 आ जाएगा, है ना, 1 इकाई 1 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब 1 इकाई 1 आ गया, 1 इकाई 1 आ गया, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर 1 2 121 आ गया। अब क्या करेंगे, 121 को हम 2 से गुना कर देते हैं, 121 है ना। अब 2 से करना बाकी है तो 2 को कर लीजिए इस तरीके से गुना, ठीक है ना। तो 2 इकाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 इकाई 2 हो जाएगा, यानी कि 242 आ जाएगा, ठीक है ना हमारा। तो इस तरीके से 242 जो हमारा आया है वही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो 242, ठीक है ना। तो 242 आपका आंसर है। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से कंटेंट बना लेंगे यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से कि 11, 22 और 121 का जो एलसीएम है ना, वो क्या है, 242 है। इस तरीके से 242 होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपने के इसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने लिखा है कि संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ समावर्तक कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिया है ना। कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि देखेंगे यहाँ पर संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया है समवर्तक कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बोला है कि संख्या अपने अपवर्तकों से क्या होती है, मतलब होती है, क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है विभाज्य होती है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि संख्याओं की सबसे छोटी उभयनिष्ठ अपवर्तय को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया है, यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वहां पर भर लेंगे, है ना। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इस तरीके से दे दिया है। यहाँ पर पहला का आंसर हो गया समावर्तक कहते हैं, और दूसरा का आंसर हो गया विभाज्य होती है, और तीसरा का आंसर हो गया लघुत्तम समावर्तक कहते हैं।
तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दें लाइक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।